और भारत के जो संविधान ने हमको जो अधिकार दिया है, तो ये एक देश में एक कानून कैसे हो सकता है? इसलिए कि भारत विविधताओं में एकता का देश है। भारत हर जाति समुदाय, हर भाषा भाषी लोगों का एक देश है। तब ऐसे में संभव नहीं है कि आप पूरे देश को एक कानून से आप हाँक लेंगे। आप सवाल करते हैं लोग कि आदिवासी समाज में महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार नहीं है। तो वो समाज कमजोर है। हम ये कहना चाहते हैं कि दूसरे मजहब में महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार है, लेकिन क्यों महिलाएं जब ससुराल में भी अपना पिता की संपत्ति को के साथ जाते हैं तो उनको दहेज के नाम पर क्यों जलाया जाता है? क्यों दहेज के नाम पर उनको के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है? क्यों उनके साथ उनको घर से निकाला जाता है? उनके साथ तो नहीं होना चाहिए। विधि आयोग ने जिस बात को कहा था कि जरूरत नहीं है इस देश को, तो फिर मोदी सरकार के लिए क्यों आज जरूरत पड़ा? आदिवासियों के जो सामूहिकता है, आदिवासियों की जो एकता है, उसको आप पूरी तरह से कमजोर करना चाहते हैं। यूसीसी लाने की बात इसलिए कर रही है कि वो 2024 का वो इसको चुनावी एजेंडा के रूप में लाना चाहती है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इससे सिर्फ आदिवासी समुदाय इससे प्रभावित नहीं होगा, लेकिन इससे सारे समुदाय प्रभावित होंगे। यहाँ तक कि हिंदू समुदाय है वो भी प्रभावित होंगे। देवमणि जी जोहार। जोहार। समान नागरिक संहिता, जिसे यूसीसी भी कहा जा रहा है, इन दिनों पूरे देश में उसे लेकर के बहुत चर्चाएं हो रही है। और ये जो यूसीसी है, ये जो कानून जो केंद्र सरकार कह रही है एक कानून, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो मोदी सरकार का जो कहना है कि एक देश में एक ही कानून रहेगा, एक घर में एक कानून रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये भारत का जो संविधान है, ये भारत का संविधान कहता है कि इस कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, जितने मजहब के लोग हैं, उनके लिए भारत का संविधान उनके रूढ़ियों के साथ, उनकी परंपराओं के साथ, उनके अधिकारों के साथ, उनके आत्मीय भावनाओं के साथ हर जाति धर्म को अपने अधिकार के साथ, जंगल जमीन के साथ, नदी पहाड़ के साथ, अपने समाज के साथ, अपने संस्कृति के साथ, अपने इतिहास के साथ समाज को विकसित करने और समाज को संरक्षित करने का अधिकार दिया है। ये भारत का संविधान। और इसीलिए हम लोग हमेशा, जब भी हम लोग भारत के नागरिक होने का हम लोग दावा करते हैं, अपने संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, तो हम लोग भारत के प्रियम्बल, भारत के प्रस्तावना को हम लोग मिलके उच्चारण करते हैं और हम लोग कहते हैं हम भारत के नागरिक। तो हम भारत के नागरिकों के लिए भारत के संविधान ने जो गौरवपूर्ण जो अधिकार दिया है, वो अधिकार सबके स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म मानने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, कहने की स्वतंत्रता, आपको संगठन चलाने की स्वतंत्रता, आप बाजार लगाने की स्वतंत्रता, मेला लगाने की स्वतंत्रता, आपको उसी के साथ हर जाति और मजहब को अपना पारंपरिक व्यवस्था के साथ, जो उनका कस्टमरी लॉ है, उसके साथ
उनका जो कस्टमरी लॉ, उन्हें शादी करने का उनके अंदर में व्यवस्था है। कस्टमरी लॉ हर जाति मत समुदाय को, मजहब को धन में किसका मालिकाना हक होगा, धन रखने का जो अधिकार है, धन रखने और नियंत्रण करने का जो अधिकार है, उनका अपना कस्टमरी लॉ है। और उसके साथ ही हर जाति समुदाय का शादी करने का अपना कस्टमरी लॉ है। तो जब शादी करने के बाद जब जोड़ियों में जमता नहीं है, तो जिसको हम लोग तलाक बोलते हैं, और हम लोग साधारण बोल भाषा में हम लोग छूटा छूटी बोलते हैं। तो ये छूटा छूटी होने का भी, शादी करने का भी अपना व्यवस्था है, तो ये छूटा छूटी होने का भी अपना अपने तरह से व्यवस्था है। लेकिन ये तलाक को और महिलाओं के अधिकार को और साथ ही संपत्ति के अधिकार को, उत्तराधिकार कौन होगा, उन तमाम चीजों को लेके मोदी सरकार का ये तर्क है कि एक देश में एक ही कानून रहेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम तो भारत के संविधान, भारत के नागरिक हैं, और भारत के जो संविधान ने हमको जो अधिकार दिया है, तो ये एक देश में एक कानून कैसे हो सकता है? इसलिए कि भारत विविधताओं में एकता का देश है। भारत हर जाति समुदाय, हर भाषा भाषी लोगों का एक देश है। तब ऐसे में संभव नहीं है कि आप पूरे देश को एक कानून से आप हाँक लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब यूसीसी को लागू करने की बात पहले हुई थी, तब भी 22वें विधि आयोग ने ये कहा कि भारत में यूसीसी की जरूरत नहीं है। जब विधि आयोग ने ये कहा कि यूसीसी की जरूरत नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आज मोदी सरकार, विधि आयोग ने जिस बात को कहा था कि जरूरत नहीं है इस देश को, तो फिर मोदी सरकार के लिए क्यों आज जरूरत पड़ा यूसीसी लाने की बात इसलिए कर रही है कि वो 2024 का वो इसको चुनावी एजेंडा के रूप में लाना चाहती है। लेकिन आप अपना चुनावी एजेंडा के रूप में ला रहे हैं, वो आपकी अपनी पीए है। लेकिन ये भारत की जनता कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर जाति, धर्म और मजहब के लोग हैं। उनको क्या आप खारिज कर देंगे? उनके अधिकारों को खारिज कर देंगे? उनकी धार्मिक मान्यताओं को खारिज कर देंगे? उनका जो रूढ़िगत व्यवस्था है उनको आप खारिज कर देंगे? उनका जो अपना सामाजिक व्यवस्था है उसको आप खारिज कर देंगे? ये नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भारत के संविधान के खिलाफ में आप जाते हैं। अगर आप ऐसा जबरदस्ती थोपने का काम करते हैं तो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ आप यूसीसी को लागू करना चाहते हैं। और उसके साथ ही झारखंड या तो पूरे देश के आदिवासियों की बात है, तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि ये झारखंड में 32 आदिवासी समुदाय हैं, और इन 32 आदिवासी समुदायों के लिए यहाँ का जंगल और यहाँ का जमीन के साथ हमारा ऐतिहासिक संबंध है। इसलिए कि जंगल और जमीन को हमारे पूर्वजों ने सांप बिच्छू से लड़के इस धरती को आबाद किया है। इसलिए इस जंगल जमीन पर उनका अपना अधिकार है, अपना रूढ़िगत अधिकार है, अपना कस्टमरी लॉ के साथ उनका परंपरागत अधिकार है। और हमारा जो कस्टमरी लॉ के साथ अपना अधिकार है, उसी अधिकार को आगे बढ़ाते हुए सीएनटी एक्ट भी बना है। और हमारा कस्टमरी लॉ जो जंगल जमीन पर या तो हमारा संपत्ति के अधिकार का जो हमारा परंपरागत व्यवस्था है, उसी के आधार पर सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, मुंडारी खुटखटी अधिकार और कोल्हान क्षेत्र के लिए विल्किंसन रूल भी बना है। आज जब हम भारत की संविधान की बात करेंगे तो ये भारत की संविधान में ही 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची भी है।
तो ये तमाम जो अधिकार है भारत के संविधान ने हमारा जो अपना कस्टमरी लॉ है उस लॉ को सपोर्ट करते हुए उस लॉ के फेवर में ही तमाम कानूनों को बनाया है। अगर आप जबरदस्ती इनको लाते हैं तो निश्चित रूप से CNT एक्ट को आप खत्म करना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप SPT एक्ट को खत्म करना चाहते हैं, मुंडारी खुटखटी अधिकार को खत्म करना चाहते हैं, आप विल्सन रूल को खत्म करना चाहते हैं, आप 5वें अनुसूची को खत्म करना चाहते हैं, पेशा कानून को आप खत्म करना चाहते हैं, वन अधिकार कानून के तहत जो गांव के जंगल पर गांव वालों का जो सामूहिक अधिकार है उन तमाम अधिकारों को आप खत्म करना चाहते हैं। जब ये UCC लागू हो जाता है तब ये तमाम अधिकार खत्म हो जाएंगे। जो हमारा CNT एक्ट में हमारा परंपरागत अधिकार है, या तो गांव की संपत्ति जो सामूहिक संपत्ति गांव की है और पूरे गांव उसके लिए मालिक है, उन तमाम अधिकारों को आप खत्म करेंगे। और यहाँ पर आप व्यक्तिगत संपत्ति के अवधारणा को आप यहाँ पर खड़ा करना चाहते हैं और व्यक्तिगत संपत्ति के अवधारणा को आप यहाँ पर खड़ा करके आदिवासियों के जो सामूहिकता है, आदिवासियों की जो एकता है, उसको आप पूरी तरह से कमजोर करना चाहते हैं। पूरी तरह से आदिवासियों के जो सामुदायिक अधिकार है संपत्ति पर, उसको आप व्यक्तिगत संपत्ति में आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। अगर ये UCC लागू हो जाता है तब ऐसे परिस्थिति में आप एक एक व्यक्ति के हाथ में आप जमीन थमा देंगे, प्रॉपर्टी का मालिक बना देंगे। तब ये आदिवासी समाज की जो सामूहिकता है, उनका जो भाषा और संस्कृति का एक हिस्सा है, हमारी सामूहिकता, हमारा भाषा संस्कृति और हमारा पहचान का ये हिस्सा है सामूहिकता, वो तमाम सामूहिकता को आप खत्म करना चाहते हैं। और उसके साथ ही जब आप यहाँ पर संपत्ति को आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के रूप में बांट के आप यहाँ पर महिलाओं को समुदाय अधिकार की बात करना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि नहीं, एक देश में एक कानून रहेगा तो ये देश मजबूत होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भारत देश पहले से ही मजबूत है, और ये भारत देश पहले से मजबूत है इसलिए कि हर जाति और धर्म के लोग, जब भारत पर अंग्रेजों का हमला था तो वो सारे लोग मिलके कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर जाति धर्म के लोग मिलके अंग्रेजों का सामना किया था, और इनकी एकता का ताकत ने ही अंग्रेजों को खदेड़ दिया था और इस भारत देश को मुक्ति दिलाई थी। तब ऐसे परिस्थिति में आज आप कह रहे हैं कि नहीं, हम देश को मजबूत करेंगे। ऑलरेडी हमारा देश मजबूत है। आप सवाल करते हैं लोग कि आदिवासी समाज में महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार नहीं है तो वो समाज कमजोर है। हम ये कहना चाहते हैं कि दूसरे मजहब में महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार है, लेकिन क्यों महिलाएं जब ससुराल में भी अपना पिता की संपत्ति को के साथ जाते हैं तो उनको दहेज के नाम पर क्यों जलाया जाता है? क्यों दहेज के नाम पर उनको के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है? क्यों उनके साथ उनको घर से निकाला जाता है? उनके साथ तो नहीं होना चाहिए। हमारा आदिवासी समाज, तो हम गौरव के साथ कहना चाहेंगे, कम से कम दूसरे मजहब की तरह आदिवासी समुदाय में महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार नहीं है, लेकिन आज तक महिलाओं को दहेज के नाम पर आदिवासी समाज में महिलाओं को नहीं जलाया गया है। अगर जलाया भी गया है तो उसका रेशियो बहुत कम है, इसलिए कि आदिवासी समाज में हम लोग सामूहिकता की बात करते हैं तो हमारा जो जंगल है, जमीन है, नदी है, पहाड़ है, और हमारा जो परिवार का भी प्रॉपर्टी है उसमें हमारा सामूहिक अधिकार है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हमारा समाज आज मजबूत है। स्त्री पुरुष समानता की बात है और हमारा प्रॉपर्टी में भी समान अधिकार है, इसीलिए हमारा समाज आज भी मजबूत है। जंगल की लड़ाई, जमीन की लड़ाई और हमारा जितने भी भाषा संस्कृति की लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं
और इसी सामूहिकता के बल पर हम लोगों ने जीता है, ना कि व्यक्तिगत रूप से प्रॉपर्टी हमको नहीं मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, हमारे नाम से संपत्ति में नाम नहीं दर्ज है। इसकी लड़ाई हम लोग अगर लड़ते तो निश्चित रूप से हम लोग बड़े बड़े कारपोरेट घराने से जब जो जमीन जबरदस्ती लेना चाहती है, सरकार जबरदस्ती जमीन लेना चाहती है, ये तमाम लड़ाई हम लोग हार जाते। कोयलकारों की लड़ाई हम लोग हार जाते, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ लड़ाई हम लोग हार जाते, आर्सेलर मित्तल के खिलाफ हम लोग लड़ाई हार जाते, हम लोग जिंदल कंपनी के खिलाफ लड़ाई हार जाते, हम लोग भूषण कंपनी के खिलाफ लड़ाई हार जाते। कई कंपनियों के खिलाफ हम लोग सामूहिक के ताकत के बल से और सामूहिक के सिद्धांत पर ही हम लोग लड़ाई जीते हैं। तो ये जो यूसीसी आएगा, तो ये यूसीसी सिर्फ एक कानून में सब को बांध के रखेगा और उस कानून का बाध्यता होके सारे लोगों को उस कानून के आधार पर हम लोगों को अपना जो सामाजिक व्यवस्था है, अपना जो जंगल जमीन पर सामुदायिक अधिकार है, उन अधिकार से हम लोग वंचित किए जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इससे सिर्फ आदिवासी समुदाय इससे प्रभावित नहीं होगा, लेकिन इससे सारे समुदाय प्रभावित होंगे। यहाँ तक कि जो हिंदू समुदाय है वो भी प्रभावित होंगे। कैसे प्रभावित होंगे? आर्थिक रूप से व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और वो लोग संयुक्त रूप से रहते हैं। तो संयुक्त रूप से भारत सरकार ने उनको एक बड़ा अधिकार दिया है कि जो लोग संयुक्त रूप से रहते हैं उनका इनकम टैक्स माफ रहता है। तो आज की तारीख में हिंदू समुदाय भी जो संयुक्त रूप से रह रहे हैं, इनकम टैक्स उन लोग से उससे वंचित हैं, उनका माफ किया जा रहा है। कल की तारीख में जब इंडिविजुअल संपत्ति का बंटवारा होगा तो निश्चित रूप से आप भी इनकम टैक्स से वंचित हो जाएंगे। निश्चित रूप से कल आपका जो समाज है, जो एक साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, एक साथ आपका समाज भी आज की तारीख में अस्तित्व के साथ खड़ा हुआ है, वो भी कल की तारीख में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार की बात होगी, तब आप भी बांटे जाएंगे। कोई एक समुदाय इससे प्रभावित नहीं होगा, लेकिन भारत के हर जाति समुदाय, हर विचारधारा के लोग, चाहे वो किसान है, चाहे तो मजदूर है, चाहे तो वो व्यवसायिक वर्ग है, सारे लोग इससे प्रभावित होंगे। तो हम लोग तो जिस तरह से यूसीसी को लेके आज यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है, निश्चित रूप से पूरा देश उसका विरोध कर रहा है, आदिवासी समाज भी इसका विरोध कर रहा है। और ये भारत के नागरिकों को, हर नागरिक को इस पर मंथन करना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरे कहने पर आप विरोध कीजिए, लेकिन आप भारत के नागरिक, सम्मानित नागरिक हैं। आप भारत के संविधान में आपको अधिकार मिला है, आपको समझना होगा। आप मंथन कीजिए और उसके बाद आप अपना विचार, आप इसको जरूर इसका प्रतिक्रिया दीजिए। और जब प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो भारत सरकार को हम तमाम जो लोग हैं उनके तरफ से, मैं अपने आदिवासी समाज के तरफ से, हम लोग तो अभी विरोध कर रहे हैं, गांव के लोग भी विरोध कर रहे हैं, सारे लोग विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समाज पूरी तरह से यूसीसी का विरोध कर रहा है। मैं उम्मीद करती हूं कि देश का हर नागरिक चिंतन करेगा और निश्चित रूप से यूसीसी का विरोध करेगा। और जब देश विरोध करता है तो हमेशा सरकार को, चाहे जिसकी भी सरकार हो, उनको पीछे हटना पड़ा है। मोदी सरकार को भी पीछे हटना पड़ेगा, इसलिए कि ये हर जाति और धर्म और हर मजहब की बात है। तो यूसीसी का विरोध हर जाति और मजहब के लोग आज कर रहे हैं और आगे भी करेंगे।